वो खुद को कोसती थी, मगर एक दिन बड़े बड़े फौजी उसके आगे जेर होने वाले थे। औरत शय ही ऐसी है जो सल्तनत हिलाने का हुनर रखती है। ईरान में कब कौन क्या कर रहा है, ये सारी खबरें इसराइल तक पहुंचाने वाली एक औरत ही थी। अमेरिकी FBI को धोखा देकर न्यूयॉर्क की गलियों में रूस के लिए जासूसी करने वाली भी एक औरत ही थी। इसराइली एजेंसी मुसाद को चकमा देकर खुफिया एटमी प्रोग्राम का राज दुनिया के सामने लाने वाली भी एक औरत ही थी। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बीज बोने वाली, अफगानिस्तान में रूसी फौज के कदम उखाड़ने वाली, मिस्र के फिरौनों को रूमी कदमों में झुकाने वाली भी एक औरत ही थी। खूबसूरत और मासूम चेहरों के पीछे खतरनाक चालें चलने वाली औरत, मगर इन सब से हटकर एक ऐसी औरत थी जो मदर ऑफ स्पाई कहलाई, जिसके घुंघरू बजते तो जंगे हो जाती, जो रक्स करते करते फौजियों के सारे राज उगलवाती, बूट वाले जिसके दीवाने थे, ढेर हो गए वो भी जो खुद को समझते सियाने थे। एक ऐसी डबल एजेंट जिसने 2 मुल्कों के कई फौजी मरवा दिए। असल नाम तो उसका मार्गरेटा था, मगर तारीख में वो माता हरी कहलाई। तो चलिए आज उस स्पाई वुमन की कहानी जानते हैं। माता हरी रक्स कर रही थी, मगर उसकी नजरें तमाशाइयों के दिल में उतर रही थी। हॉल में बैठा फ्रांसीसी जनरल बेख्तियार बड़बड़ाता है, ये औरत नहीं जादू है। वो अशराफिया की पार्टी गर्ल बन गई। महंगे बाजार, बेहतरीन लिबास, मर्द उसके हाथ चूमने लगे। वो मर्दों को सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं, अपनी कहानियों से भी कैद करती। फौजी अफसरान, सिफारतकार, ताजिर नशे में धुत उससे दिल की बातें और राजो न्यास करने लगे। वो उसकी कुर्बत में ऐसे गिरफ्तार होते कि राज छुपाना भूल जाते थे। वो बोलता गया, फौजी नक्लो हरकत, अफसरों के नाम, हमले की तारीख, और माता हरी खामोशी से सुनती रही। हजारों फौजी मारे गए। ब्यूरो ने नाकामियों का जायजा लेना शुरू किया। डॉट से डॉट मिलाए तो एक बात सामने आई कि जहां जहां पिटाई हुई वहां के फौजी अफसरान के माता हरी से ताल्लुकात थे। और यूं उसने डबल एजेंट बनकर विकेटों की दोनों जानिब खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। रात का वक्त, सुर्ख आसमान, हर तरफ धमाकों और गोलियों की आवाजें, मट्टी, धुआं, खून और चीखें। फ्रांसीसी ट्रेंचेस में सिपाही खौफजदा बैठे हैं। कुछ जख्मी दर्द से चिल्ला रहे हैं, कुछ दुआएं मांग रहे हैं। अचानक जर्मन तोपखाना ऐन उसी ट्रेंच पर गोलाबारी शुरू कर देता है। पूरी ट्रेंच हिल जाती है। एक नौजवान फ्रांसीसी सिपाही चीखता है, इन्हें हमारी पोजीशन कैसे मालूम हुई? एक और धमाका, रेत के थैले हवा में बिखर जाते हैं। अब फ्रांसीसी कमांड बंकर में टेबल पर नक्शे फैले हैं। टेलीफोन मुसलसल बज रहे हैं। एक कप्तान घबराहट में चीखता है, यह नामुमकिन है। जर्मन सीधा हमारे एम्यूनिशन डिपोट को निशाना बना रहे हैं, यह कैसे हो रहा है? दूसरा ऑफिसर नक्शे पर उंगली रखकर कहता है, सिर्फ हाई कमान को इस मकाम का इल्म था। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक जख्मी पैगाम रसा अंदर दाखिल होकर कहता है, सर, जर्मनों ने हमारी रीइंफोर्समेंट रूट भी तबाह कर दी है। कमरे में खौफ फैल जाता है। यह मंजर पहली जंग अजीम में वर्डन के महाज का है, जहां जर्मन और बरतानवी फौज के लिए हर दिन एक नया सरप्राइज, एक नया ट्रैप साबित होता है। वो हैरान है कि जर्मन तोपखाना इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे इन ठिकानों को टारगेट कर रहा है। उन्हें क्या मालूम कि फ्रांस में कोई खूबसूरत भेदी लंका ढा रहा है। कौन था ये भेदी जो फ्रांस के राज जर्मनों तक पहुंचा रहा था? ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1876 में। नीदरलैंड का शहर ल्यूवर्टन। आलीशान घर की खिड़की से प्यारी सी बच्ची मार्गरेटा बाहर अपने बाबा एडम ज़ेले का इंतजार कर रही है। ये एक कामयाब ताजिर था और सरमायाकार भी। मिस्टर ज़ेले घर में दाखिल होते हैं, आवाज लगाते हैं, कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? और मार्गरेटा भागकर बाप से लिपट जाती है। मिस्टर ज़ेले अपनी बेटी को नई गुड़िया का तोहफा देते हैं। मार्गरेटा परियों की जिंदगी जी रही थी, लेकिन कहते हैं ना,
वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अभी चंद साल ही गुजरे होंगे कि मार्गरेटा के वालिद एडम ज़ेले का कारोबार अचानक ठप हो गया। कर्जदार दरवाजा पीटने लगे। अच्छा वक्त साथ एंजॉय करने वाली मिस्टर ज़ेले की अपनी बीवी से झगड़े रोज का मामूल बन गए। मासूम मार्गरेटा कभी अपने कमरे में बर्तन टूटने की आवाजें सुनती तो कभी सीढ़ियों पर बैठकर माँ बाप के झगड़े देखती। इन झगड़ों का एंड दोनों की अलहदगी पर हुआ। आपको इस रोती हुई बच्ची पर तरस आ रहा होगा ना, लेकिन आगे जाकर यही बच्ची बड़े बड़े फौजियों को रुलाने वाली है, अपनी अदाओं का दीवाना बनाने वाली है, जुल्फों का असीर करने वाली है। मगर अभी ये जानिए, चंद दिनों बाद एनजे यानी कि उसकी माँ भी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। अब 16 साल लड़की दर बदर भटक रही थी। उसकी आंखें अचानक एक इश्तिहार पर रुक जाती हैं। इश्तिहार में लिखा था कि एक डच फौजी ऑफिसर इज्जतदार और बावकार खातून से शादी का ख्वाहिशमंद है। फौजी का नाम भी लिखा था कैप्टन रुडोल्फ मैकलॉड। दोनों के बीच चंद दिनों में शादी हुई। बहरी जहाज बोहराए हिंद का सीना चीरता हुआ इंडोनेशिया की जानिब रवा था। मार्गरेटा रीलिंग के करीब खड़ी दूर से आसमान देख रही थी। रुडोल्फ की डच कॉलोनी डच इंडीज यानी आज के इंडोनेशिया में पोस्टिंग हो चुकी थी। मार्गरेटा के लिए ये एक नई दुनिया थी। गर्म मौसम, अजनबी ज़बानें, पुरस्रार रसूमात और जावा के घने जंगलात। उसे मालूम नहीं था कि वो ख्वाबों की ताबीर नहीं अपनी तबाही की तरफ जा रही है। बारिश के बाद दरख्तों से पानी टपक रहा है। मकामी इंडोनेशियन मौसीकी कहीं दूर सुनाई दे रही है। मार्गरेटा खिड़की से बाहर मकामी औरतों को रिवायती रक्स करते देख रही है। जावा की सकाफत ने मार्गरेटा को शहर में जकड़ लिया था। यहाँ के मशरिकी रक्स, लिबास और रस्म रिवाज ने बुनियाद रखी एक नई मार्गरेटा की। वैसे तो शादी के कुछ ही अरसे बाद उसे पता चल गया था कि रुडोल्फ एक तशद्दुद पसंद इंसान, अय्याश और शराब का रसिया है, लेकिन जावा आने के बाद उसकी एक गंदी आदतों की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी। शराब के नशे में वो मार्गरेटा से मारपीट करता, उस पर शक करता। इसी दौरान मार्गरेटा का एक बेटा भी मर जाता है और शौहर उसका जिम्मेदार मार्गरेटा को ही ठहराता है। वो सब छोड़ छाड़ कर पेरिस आ जाती है और यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अगली सुबह वो नई जिंदगी की तलाश में घर से निकल पड़ती है। पेरिस आर्ट, मौसीकी, खुशबू, मोहब्बत और गुनाहों का शहर है। यहाँ हर शख्स नई जिंदगी खरीद सकता है अगर उसके पास बेचने के लिए कुछ हो। सारा दिन इधर उधर घूमकर शाम हो चली, लेकिन ऐसे ही चंद दिन गुजारने के बाद पहले उसे मॉडलिंग की नौकरी मिली और फिर सर्कस। मगर वो इस सर्कस के लिए पेरिस नहीं आई थी। उसके साथ तो कुछ बड़ा होने वाला था। खुशियों के खजानों के मुंह खुलने वाले थे। इसी कश्मकश में एक दिन वो खुद को आईने में देखती है। अचानक उसे जावा की रक्कासाएं याद आईं। घुंघरू, रक्स, अदाएं। वो खुद से कहती है, मार्गरेटा मर चुकी, अब सिर्फ माता हरी जिंदा रहेगी। अब उसे पहला चांस एक थिएटर में ड्रामे के दौरान मिला। अब वहां बैठे हाजरीन में पेरिस की अशराफिया मौजूद थी। जनरल, सियासतदान, अमीर ताजिर और सिफारतकार। हल्की नीली रोशनी, मशरिकी मौसीकी और माता हरी की एंट्री। उसके जेवरात, लिबास और बेबाक रक्स। ऐसा रक्स जो यूरोप और वो भी पेरिस जैसे शहर के लिए नया था, बिल्कुल अछूता। वो परफॉर्मेंस के दौरान आजा की शायरी करती रही और हॉल दाद देता रहा। माता हरी रक्स कर रही थी, मगर उसकी नजरें तमाशाइयों के दिल में उतर रही थी। हॉल में बैठा फ्रांसीसी जनरल बेख्तियार बड़बड़ाता है, ये औरत नहीं, जादू है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अगले दिन शो हाउसफुल था और कैमरे भूखे। 2 दिन में ही पेरिस के अखबारात और उमरा यानी कि अमीरों की पार्टियों में माता हरी के चर्चे थे और यूं शुरू हुआ एक नए दौर का आगाज। वो अशराफिया की पार्टी गर्ल बन गई। महंगे बाजार, बेहतरीन लिबास, मर्द उसके हाथ चूमने लगे। बड़े बड़े फ्रांसीसी अफसरान उसकी कुर्बत के लिए कीमती तहाइफ देने को तरस रहे थे और चंद माह के अंदर ही अंदर पेरिस पर माता हरी का राज हो गया।
وہ مردوں کو صرف اپنی خوبصورتی نہیں اپنی کہانیوں سے بھی قید کرتی۔ فوجی افسران، سفارتکار، تاجر نشے میں دھت اس سے دل کی باتیں اور راز و نیاز کرنے لگے۔ وہ اس کی قربت میں ایسے گرفتار ہوتے کہ راز چھپانا بھول جاتے تھے، وہ بھی خاموشی سے سنتی رہتی۔ یہی چیز اسے نادانستہ طور پر ایک خطرناک راستے پر لے جا رہی تھی۔ جرمن انٹیلیجنس ماتا ہری کی قوت پہچان چکے تھے۔ انہوں نے ماتا ہری کو اپنا ایسٹ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات پیرس کے کیفے میں ایک آدمی آیا اور ماتا ہری سے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ ماتا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی اس شخص نے ایک بھاری بھرکم لفافہ میز پر رکھ دیا۔ ماتا ہری کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اور سوالات تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کے تعلقات بہت قیمتی ہیں، صرف معلومات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ماتا ہری جو دولت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، اس سے انکار نہ ہو سکا۔ رات کے 2 بجے شاہانہ ہوٹل کے کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش برس رہی تھی، اندر سگریٹ کے دھوئیں اور مہنگے عطر کی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی لباس میں ماتا ہری مخملی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے فرانسیسی فوج کا اعلیٰ آفیسر تھا، جس کی نظریں بار بار ماتا ہری کے صرف چہرے پر نہیں تھیں۔ ماتا ہری نے آہستہ سے شراب کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کرنل آفیسر ہلکا سا مسکرایا۔ ماتا ہری اس کے قریب آئی۔ جنگ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، یا شاید راز انسان کو زیادہ تھکا دیتا ہے۔ افسر چونکا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم ایک خطرناک عورت ہو۔ ماتا ہری نے جواب نہیں دیا، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ خاموشی کبھی کبھی سوال سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ماتا ہری کا پھینکا گیا پتا چل گیا۔ چند لمحوں بعد شراب کا نشہ بڑھا اور افسر کے منہ سے الفاظ نکلنے لگے۔ فوجی دستے جلد سرحد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ماتا ہری خاموش رہی، جیسے اسے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، اور یہی اس کی سب سے خطرناک چال تھی۔ وہ سوال کم پوچھتی تھی، لوگ خود بولنے لگتے تھے۔ افسر نے شراب کا ایک اور گھونٹ پیا اور پھر کہا، جرمنوں کو بھی اس منصوبے کا علم نہیں۔ ماتا ہری کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر اب احتیاط کریں کرنل۔ آفیسر اب پوری طرح اس کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بولتا گیا، فوجی نقل و حرکت، افسروں کے نام، حملے کی تاریخ، اور ماتا ہری خاموشی سے سنتی رہی۔ اور یوں ماتا ہری نے جاسوس بن کر ساری انفارمیشن اس جرمن جاسوس کو پہنچا دی۔ اب ماتا ہری کی فرانسیسیوں سے قربتیں اور جرمن جاسوس سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ فرانسیسیوں سے انفارمیشن لیتی اور جرمن کو پہنچا دیتی، اور یوں فرانسیسیوں کی بیشتر فوجی مہمات ناکام ہونے لگیں۔ ہزاروں فوجی مارے گئے۔ اس وقت کی فرینچ انٹیلیجنس کو ڈوزیم بیورو کہا جاتا تھا۔ بیورو نے ناکامیوں کا جائزہ لینا شروع کیا، ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے، تو ایک بات سامنے آئی کہ جہاں جہاں پٹائی ہوئی وہاں کے فوجی افسران کے ماتا ہری سے تعلقات تھے، لیکن ان کے پاس ماتا ہری کے جرمن انٹیلیجنس سے تعلقات کے ثبوت نہیں تھے۔ اب فرانس کی انٹیلیجنس نے ماتا ہری کو گرفتار کرنے کے بجائے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے کہانی اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ماتا ہری کھڑکی کے پاس شراب کا گلاس لیے کھڑی ہے۔ دروازہ کھلا اور فرانسیسی انٹیلیجنس آفیسر جارج لیوڈوکس اندر داخل ہوا۔ روایتی الیکس کے بعد کہا، میڈم، فرانس کو آپ کی مدد چاہیے۔ ماتا ہری خاموشی سے مسکرائی اور سوال پوچھا، بدلے میں؟ لیوڈوکس نے میز پر لفافہ پھینکا۔ پیسہ، آزادی اور وطن کی خدمت کا اعزاز، یہ سب ملے گا آپ کو۔ اب ایک بار پھر پیسہ غالب آیا اور ماتا ہری نے لفافہ اٹھا لیا، اور یوں اس نے ڈبل ایجنٹ بن کر وکٹوں کی دونوں جانب خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی فرانس سے انفارمیشن لے کر وہ جرمن کو تو دے ہی رہی تھی، اب فرانس نے بھی پیسے دیے کہ وہ جرمن سے انفارمیشن لے، لیکن اصل میں وہ فرانسیسیوں کے ہاتھوں ٹریپ ہو رہی تھی۔
कैसे? जर्मन समझते थे वो उनकी एजेंट है, फ्रांसीसियों को यकीन था कि वो उनके लिए काम कर रही है, मगर हकीकत ये थी कि माता हरी सिर्फ अपने लिए खेल रही थी। फ्रेंच इंटेलिजेंस के रेडार पर आने के बाद फ्रांसीसी ऑफिसर भी मोहतात हो गए थे। वो ड्रामेबाजी करके माता हरी के सामने गलत इंफॉर्मेशन लीक करते। माता हरी यही इत्तलात जर्मन तक पहुंचा देती। माता हरी की एक के बाद एक इंफॉर्मेशन गलत निकली तो जर्मनों को भी उस पर शक होने लगा कि ये औरत जो पहले दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे रही थी और एक के बाद एक फ्रांस के ठिकाने तबाह हो रहे थे, वो अचानक रुक क्यों गए? इंफॉर्मेशन गलत क्यों है? अब इस पर मैड्रिड के जर्मन सिफारत खाने ने बर्लिन रेडियो पैगाम भेजा। H-21 काबिले एतमाद नहीं रही। एक के बाद एक वाकयात ने जर्मनों का शक यकीन में बदला, तो जर्मनों ने भी माता हरी पर नजर रखना शुरू कर दी। यूं जर्मनों का शक यकीन में बदल गया कि माता हरी अब बोझ बन चुकी है। वैसे तो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जिंदगी बड़ी बेरहम होती है। वक्त पड़ता है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर बेरहमी के साथ कुर्बान भी कर दिए जाते हैं। बर्लिन में बैठे प्लानिंग करने वालों ने भी माता हरी से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। अब जर्मन इंटेलिजेंस ने टिक टिक करते टेलीग्राफ से एक खास कोड में मैसेज भेजा। अब आप प्लानिंग देखिएगा, बड़ी जबरदस्त है। पैगाम जानबूझकर उस कोड में भेजा गया जिसे फ्रेंच इंटेलिजेंस एनक्रिप्ट करना जान चुकी थी। मैसेज में पेरिस की खातून एजेंट H-21 से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का हवाला था। गोया जर्मनों ने फ्रांसीसियों को कहा हो कि जाओ और माता हरी को उठा लो। फ्रेंच रेडियो रूम में जर्मन मैसेज इंटरसेप्ट करने वाले नौजवान ने मैसेज कागज पर लिखा और ऑफिसर को बता दिया, और यह पैगाम फौरी फ्रेंच इंटेलिजेंस की हाई कमान को पहुंचाया गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मैसेज पढ़ा तो बड़बड़ाया, ये तो माता हरी है। उसकी फौरी निगरानी शुरू की गई और जब सारे शक दूर हुए तो एक्शन का फैसला हुआ। 13 फरवरी 1917 होटल एलिसी पैलेस, पेरिस। सुबह सवेरे दरवाजा जोर से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए और कहा, माता हरी, यू आर अंडर अरेस्ट। माता हरी आईने के सामने खड़ी थी, पीछे मुड़ी और पुरसुकून आवाज में कहा, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। अब अंधेरा कमरा, चेहरे पर तेज रोशनी। ऑफिसर चीखता है, तुम जर्मन एजेंट H-21 हो। माता हरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं एक औरत हूं, कोई फौजी नहीं। अब ये एक जेल का सेल है। पेरिस में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई। हॉल में चंद सहाफी मौजूद थे। माता हरी कमरे में दाखिल हुई और अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। प्रोसिक्यूटर चार्जशीट करता है, ये औरत हजारों फ्रांसीसी फौजियों के मारे जाने की जिम्मेदार है। उधर हॉल में सरगोशियों की भिनभिनाहट शुरू हो जाती है। अदालत में फाइलें लाई जाती हैं। जर्मन सिफारतकारों से मुलाकातों के सबूत, खुफिया खुतूत, मशकूक सफर की तफसीलात। अब ट्रिब्यूनल का सरबरा सवाल करता है, क्या तुमने दुश्मन को राज बेचे? माता हरी खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से कहती है, मैंने सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश की। एक हफ्ते में सिर्फ 3 समातों के बाद मिलिट्री ट्रिब्यूनल उसे सजाए मौत का हुक्म देती है। 15 अक्टूबर 1917 पेरिस की एक सर्द और धुंधली सुबह। 12 फौजी मैदान में एक साथ खड़े हैं, राइफल लोड। फजा में खामोशी। चंद लम्हों बाद मार्गरेटा उर्फ माता हरी, उस स्पाई औरत को लाया जाता है। वो लंबा स्याह कोट पहनी होती है, चेहरे पर अजीब सा सुकून। एक ऑफिसर आंखों पर पट्टी बांधने के लिए आगे बढ़ा। क्या आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए? उसने मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे माता हरी से ज्यादा वो खुद मौत से खौफजदा हैं। आखिरी लम्हे में औरत ने सिपाहियों की आंखों में देखा, फिर अपने वकील की जानिब हाथ लहराकर मुस्कुराई और एतमाद के साथ खड़ी हो गई। कमांडर ने कहा, कोई आखिरी बात? तो माता हरी का मुस्कुराते हुए जवाब था, मुझ जैसी औरत रोना भूल चुकी है। कमांडर्स ने हाथ बुलंद किया, गन लोड हुई, रेडी की आवाज आई और फिर गोलियों की गूंज। परिंदे फजा में उड़े और माता हरी का बेजान लाशा जमीन पर गिर गया।
बचपन से खुशियां ढूंढने वाली मार्गरेटा सिर्फ 41 साल की उम्र में गोलियों से छलनी होकर लाश की सूरत में पड़ी थी। बाप की लाडली मार्गरेटा उर्फ माता हरी का जिस्म मेडिकल कॉलेज में तहकीक के लिए वक्फ कर दिया गया। उसका सर पेरिस म्यूजियम की जीनत बना रहा और फिर पुरस्कार अंदाज में गायब हो गया। कहा जाता है माता हरी को फ्रांसीसी फौज ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया। बाद में अदालती कार्रवाई और उसके खिलाफ पेश करदा सबूतों पर सवालात भी उठाए गए, लेकिन हकीकत सिर्फ एक थी कि एक स्पाई का कोई नहीं होता। उसकी जिंदगी में आजमाइशें, खतरात, मुश्किलात उसके लिए ताकत पैदा करती हैं, और वो ऐसी ताकत जो पूरी की पूरी रियासतें हिला सकती है। ये तो एक स्पाई की स्टोरी थी। बहुत जल्द आपके सामने एक और स्पाई की स्टोरी पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।